अटेंडेंस लगा दे आप लोगों का, आपके पास मेरे ख्याल में 5-10 मिनट है, उसके बाद फिर नहीं लगेगी। आपका लिंक बना होगा, उस पर क्लिक करें, प्रेजेंट पे मार्क करें और नीचे सेव का ऑप्शन आ रहा होगा, तो वो कर लें आप। शुक्रिया। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी जका, अटेंडेंस लगा दी आपने? सर अटेंडेंस नहीं लगाई सर, एक मिनट में अटेंडेंस लगा दूं। लगाओ, अटेंडेंस लगाओ, सबको कहो, ये 5-10 मिनट है तो लगा दे। ओके सर, ओके सर। कलीम आपने लगा दी अटेंडेंस? जी सर लगा दी। लग गई आपकी? जी सर। ठीक है, तो मैं आप 5 मिनट दे रहा हूँ, सबको अटेंडेंस अपनी लगा दे, तो फिर मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? ओके सर। सर लग गई अटेंडेंस सर। लग गई? यस सर। ठीक है, ये प्रॉब्लम समझ आ गया जो कराया है? इसमें कोई चीज पूछनी तो नहीं है? हम आगे फिर चलते हैं, मूव करते हैं। बुक की सॉल्व एग्जांपल इसलिए आपको कराई है कि आप बाद में उस बुक को भी देख सकते हैं। ठीक, ये देखें, दोनों से आपके पास आंसर क्या आया था? सेम आया है। 0.96 पिछले का आंसर था। अगर आप स्ट्रेट लाइन के थ्रू मूव करें तो तब भी आंसर 0.9 माइनस 0 माइनस साइन आपको बताया। ये देखें ना, एक इक्वेशन आ गई आपके पास स्ट्रेट लाइन की, इसमें आप y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 करेंगे तो ये आ जाएगी। लेकिन z की जरूरत नहीं है, क्यों? 1 से 1 तक है, वो रिप्लेस करने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए आप ना भी करें तो ये देखें ना, हम कह भी दिया आपको, यहाँ से वैसे ही आंसर 0 आना है, तो इस z वाले की लिखने की जरूरत नहीं है। मगर इस तरह के केसेस अगर आ जाएं कि आपके पास ये कांस्टेंट ना हो तो फिर आपको ये भी करना पड़ेगा। इसी तरह फिर आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, ये एक इक्वेशन, 2, 3, अब कोई बताएगा 3 इक्वेशंस क्यों है? सर 3 एक्सिस है ना सर, एक्स वाई और जी सर, जी जी, बेसिकली जब आप x2 से x1 की तरफ मूव करें, फिर आप मूव करें फ्रॉम y2 से y1, इस तरह z2 से z1, तो ये बेसिकली आपके पास 3D है, तो आपके पास एक तरह से 3 इक्वेशन बनेंगी स्ट्रेट लाइन की, क्योंकि आप 3 पाथ्स पे अलग-अलग वर्क फाइंड करें, तीनों को ऐड करें। ये देखें इस तरह से, ये देखें 3 अलग-अलग है, पहले आपने x पे किया, फिर y पे किया, फिर z पे किया, तो यहाँ पे वो y को रिप्लेस करेगा, जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से निकाली है ना, तो y को रिप्लेस कर लेगा, वो स्लोप निकाल ली उसने, x माइनस x1 कर दिया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये देखा ना, यहां से भी माइनस 0.96 आंसर आया और इससे भी 0.96 ही आंसर आया। तो हमने जो शुरू में क्लेम किया था कि आपका जो वर्क होगा इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, एक दफा आप आर्क से थ्रू चले गए, एक दफा स्ट्रेट लाइन के थ्रू चले जाएं, तो आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। बेशक आप कोई भी पाथ यूज ना करें, सीधा इंटीग्रेट कर दें, तब भी आपके आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। ये तो कंस्ट्रेंट हो गई था कि आपको उसने कंस्ट्रेंट किया कि आप इसी पाथ के थ्रू जाएंगे, तो अगर आप सिंपल भी इंटीग्रेशन कर दें तो आंसर आपका सेम आएगा। चलें, मेरे ख्याल में स्टार्ट कर लेते हैं। अटेंडेंस मैं उम्मीद करता हूँ कि सबने लगा दी होगी, तो चलें फिर हम आगे आते हैं, जो आज हमारा एजेंडा है उसकी तरफ। आज हमने क्या पढ़ना है?
आज हमने बेसिकली पोटेंशियल, लास्ट टाइम हमने उसकी डिफिनेशन बताई थी और पोटेंशियल के बारे में कुछ चीजें हमने बातें की थी। जैसे हमने कहा था कि पोटेंशियल हमेशा दो पॉइंट्स के दरमियान होगा और इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ होगा, क्योंकि हम कंजर्वेटिव फील्ड की बात कर रहे होते हैं। जब एक पॉइंट पे पोटेंशियल होगा तो एक पॉइंट को हम रेफरेंस पॉइंट ले रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक प्रॉब्लम से हम समझा देते हैं आपको इस तरह से कि ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमने पोटेंशियल बिटवीन ए और बी की बात की, तो ये है फ्रॉम ए टू बी ई डॉट डी एल। एक्सटर्नल सोर्स है तो माइनस साइन आएगा, एक्सटर्नल सोर्स नहीं है तो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, ये नेगेटिव साइन आ गया आपके पास। अब ये है वी ए बी, ये है पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स। यानी सर्किट्स में भी आप, जैसे ये कोई सर्किट आप ले लें, इस तरह का कोई सर्किट ले लें आप, और ये कोई सोर्स ले लें आप, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस पॉइंट ए पे मैं पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ, तो पॉइंट ए पे क्या आप कहते हैं कि पॉइंट ए पे पोटेंशियल क्या है, तो इसका मतलब कि एक रेफरेंस पॉइंट आप ले रहे होते हैं जी, जी इज अ ग्राउंड या रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट पे आप पोटेंशियल की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट से क्या मुराद है? हमने सर्किट्स में तो कहते हैं कि ग्राउंड एक ऐसा पॉइंट है जहां पे आपके पास पोटेंशियल जीरो है। अब अगर थोड़ा सा इसको मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोस्पेक्टिव से बताऊं, फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये किसी सोर्स की वजह से, लाइन चार्ज की वजह से है, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करता है, किसी सोर्स ऑफ चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब अगर इस सोर्स से आप दूर जाते जाएंगे, बेशक लाइन हो, सरफेस चार्ज हो, अगर फाइनाइट हो और पॉइंट चार्ज हो, जैसे जैसे आप इससे दूर चले जाएंगे वैसे वैसे ही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, ये इसकी वैल्यू डिक्रीज करती जाएगी। यानी अगर पॉइंट चार्ज है तो 1/r², और अगर लाइन चार्ज है तो r। यानी अगर आपको याद हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड पर पॉइंट चार्ज हमने पढ़ा था Q/4πε0r². AR, यानी r², जैसे जैसे r आपका बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता जाएगा। और अगर लाइन चार्ज है तो उसके लिए भी ऐसे ही है, ρl 2πε0 RAR, ठीक है। जैसे जैसे आपका r बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता जाएगा या कम होता जाएगा। तो अगर आप बहुत लार्ज डिस्टेंस, अगर r को इनफाइनाइट ले लें, अगर r इनफाइनाइट ले लूं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो हो जाएगा। यानी एक ऐसा पॉइंट जहां पे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो, जीरो हो, तो इस पॉइंट को हम रेफरेंस पॉइंट कह सकते हैं। तो अगर आपने फॉर एग्जांपल इधर से मैं बताता हूं, पोटेंशियल क्या है बेसिकली, फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये चार्ज है। अब इस चार्ज को आप एक इनफाइनाइट लार्ज डिस्टेंस से आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके आ रहे हैं, तो एक्सटर्नल सोर्स इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके आ रहे हैं, तो आपकी लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या होगी, इन्फिनिटी टू ए, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास पोटेंशियल एट पॉइंट ए, इन्फिनिटी टू पॉइंट ए ई डॉट डी एल, और माइनस साइन भी आएगा। तो ये हो जाएगा पोटेंशियल एट अ सिंगल पॉइंट या एक सिंपल। मगर यहाँ पे भी आप रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं, जो हम सर्किट में कह रहे होते हैं कि एक ऐसा पॉइंट जहां पे आपके पास पोटेंशियल जीरो है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में एक ऐसा पॉइंट हम लेते हैं जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा तो वहां पे पोटेंशियल खुद ब खुद जीरो हो जाएगा। इस इक्वेशन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए तो पोटेंशियल खुद ब खुद क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये बात समझ आ गई आपको? तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड या जो पोटेंशियल होता है, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिस इसलिए हम इसको पोटेंशियल नहीं कहते, इसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि ये दो पॉइंट्स के दरमियान आपके पास पोटेंशियल का डिफरेंस है, हमेशा दो पॉइंट्स के। और जब आप सिंगल पॉइंट की बात कर रहे होते हैं तो एक पॉइंट आप रेफरेंस पॉइंट ले रहे होते हैं, ठीक है। तो चलें हम कहते हैं कि मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है, उसके लिए मैं पोटेंशियल निकालना चाह रहा हूं।
देखिए ना, पॉइंट चार्ज के लिए मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड तो है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है अभी हमने बताई, दिस इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैं एक दूसरा चार्ज मूव करता हूं फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट, या इन्फिनिटी से मैं लेके आता हूं इसको इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर टुवर्ड अ पॉइंट ए। तो ये पोटेंशियल मैं कैसे फाइंड कर सकता हूं, पोटेंशियल ऑन अ पॉइंट ए फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए माइनस ई डॉट डीएल। जी, तो ये कैसे करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है मेरे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास है ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इस पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अंदर मैं एक और चार्ज क्यू को इन्फिनिटी से इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट ए है वहां पे लेके आना चाह रहा हूं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो मुझे पता है वो है क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर ए आर, और डीएल में क्या लूंगा, ये अगर आपको सिमेट्री प्रॉब्लम याद हो, हमने कहा था कि पॉइंट चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की सिमेट्री होती है, ये एक ऐसी शेप होती है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास क्या हो, सेम हो, तो वो स्फेरिकल सिमेट्री होती है। क्या होती है, स्फेरिकल सिमेट्री, यानी बेसिकली स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। तो डीएल की शेप क्या हो जाएगी, डी आर हो जाएगी इंटू ए आर, इसी तरह फिर डी फाई ए फाई, इसी तरह डी थीटा ए थीटा। ये मैं इधर से बुक से थोड़ा सा बता देता हूं आपको, ठीक है। ये डीएल अपनी जो शेप्स है वो क्या कर रहा होता है, डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम अपनी शेप्स को चेंज करे। देखें, ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट dx ax dy ay dz az, एक इसके बाद सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हैं d रो a रो dz az, क्योंकि ये दो एक्सेस आपके लीनियर एक्सेस हैं, और दूसरा एक्सेस आपका स्फेरिकल एक्सेस है, तो उसको सॉरी रोटेटरी एक्सेस है, तो उस रोटेटरी एक्सेस को लीनियर एक्सेस में कन्वर्ट करने के लिए उसको आर के साथ मल्टीप्लाई कर देता है, ये इसको इस केस में हम रो डी रो आ जाता है आपके पास, तो तीन एक्सेस आपके क्या हो जाते हैं, लीनियर हो जाते हैं। इसी तरह डी एल जो हो जाएगा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में, हम पॉइंट चार्ज की बात करें, वो आ जाएगा डी आर ए आर आर डी थीटा आर साइन थीटा डी पाई। ये अगर आपको याद हो हमने किया था ट्रांसफॉर्मेशन, तो उससे आपके पास ये आ जाते हैं आर और आर साइन थीटा, ठीक है, उसको यूज करेंगे तो ये आ जाएंगे आपके पास। चलिए, अब अगर फॉर एग्जांपल मैं थीटा के अलॉन्ग सर्कली मूव करूं और मेरा आर क्या हो, कांस्टेंट हो, इधर से मैं बता देता हूं। फॉर एग्जांपल मैं थीटा, या क्योंकि मेरे पास स्फीयर है, सर्कल तो है नहीं, फॉर एग्जांपल मैं थीटा या पाई के अलॉन्ग मूव करता हूँ, ऐसे मूव करता हूँ या फिर मैं ऐसे मूव करता हूँ, डिपेंड करता है कि जिस तरह मूव करें। अगर आर आपका कांस्टेंट हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की सिमेट्री क्या होती है, स्फेरिकल सिमेट्री होती है, तो आप ऐसे मूव कर लें, इस तरह मूव कर लें, अगर आपका आर चेंज ना हो रहा हो तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगा, क्योंकि आर देखे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फंक्शन ऑफ आर, थीटा या फाई नहीं है इसमें, उसके लिहाज से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है, अगर आपके पास आर कांस्टेंट हो। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे ए आर तो ले लूंगा, यहाँ पे इन दो के लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे पिछले प्रॉब्लम में डी की जी के अलावा मेरे पास वर्क क्या हो गया था, जीरो हो गया था, उसकी वजह क्या थी कि उस केस में तो मेरे पास जी की लिमिट्स चेंज नहीं हो रही थी। अगर इलेक्ट्रिक, चले मैं पिछला प्रॉब्लम अगर बता दूं आपको, इधर से आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड के तीन कंपोनेंट्स हैं, क्या हैं,
तीन कंपोनेंट्स हैं। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक ही कंपोनेंट होता है, एक्स कंपोनेंट, तो y और g पे इंटीग्रेशन करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि z और y के अलोंग वो कांस्टेंट है, तो आपका एक ही इंटीग्रेशन करते सिर्फ x के अलोंग। सिमिलरली इस केस में जो आपका है पॉइंट चार्ज, इस केस में आपका जो पॉइंट चार्ज है उसका एक बेसिकली r ही कंपोनेंट है, पाई और थीटा कंपोनेंट उसकी 0 है, तो इसलिए हम सिर्फ अलोंग dr ही इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। ये बात समझ आ रही है? ठीक है, तो जब मैं v फाइंड करूंगा वो आ जाएगा मेरे पास क्यों 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर ar, और ये dl का मैं सिर्फ r कंपोनेंट लूंगा, बाकी दो कंपोनेंट मैंने नेग्लेक्ट कर दी, वजह आपको बता दी। a और ar से क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये जो v आ जाएगा मेरे पास, ये इस तरह का आ जाएगा क्यों 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर dr। अब इसमें एक ही वेरिएबल r क्यों कांस्टेंट है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, तो इसको आप बाहर ले जाएं इंटीग्रेशन से। ये सिंपल इंटीग्रेशन है, जैसे आपने पढ़ी होगी एक्स स्क्वायर -2 की इंटीग्रेशन, वो क्या होती है -2 + 1 और -2 + 1, यानी -1 एक आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा -1, तो -1 ओवर x आ जाएगा। इसी तरह ये भी माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अभी मैं लिमिट्स पुट नहीं कर रहा, तो ये मेरे पास आ जाएगी, अगर आप लिमिट्स बाद में पुट कर दें तो ये आ जाएगा मेरे पास पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट। एक पॉइंट तो आपने इन्फिनिटी पे ले लिया ना, इनिशियल पॉइंट, तो फॉर एग्जांपल इधर से मैं बता देता हूँ, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट था आपका, ये पॉइंट है आपका, यहां इस ए तक आप लेके आए थे, इन्फिनिटी से आप ए तक लेके आए थे। फॉर एग्जांपल इस चार्ज से इस ए का जो डिस्टेंस है वो r1 है, और दूसरा डिस्टेंस तो आपको पता है इन्फिनिटी है, तो मेरे पास जो लिमिट्स बनेंगी वो क्या बनेंगी, वो बनेगी इन्फिनिटी से r या r1 की तरफ। तो अगर ये लिमिट्स इसमें आप क्या कर दें, पुट कर दें, यानी इन्फिनिटी से आप r या r1 तक लिमिट्स पुट कर दें, और ये बाद में इसमें क्या करें, आप पुट करें, तो ये हम लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो कांस्टेंट है, तो ये आ जाएगा 1 ओवर r1 - 1 ओवर इन्फिनिटी। ठीक है, 1 ओवर इन्फिनिटी। अच्छा ठीक है, तो अच्छा मैं ये बता रहा था आपको 1 ओवर r1 और 1 ओवर इन्फिनिटी। ठीक है, तो 1 ओवर इन्फिनिटी से आंसर आ जाएगा 0, और 1 ओवर r1 से 1 ओवर r1 ही आएगा। ठीक है, तो चल ये आंसर आपके पास आ जाएगा, ये आ जाएगा पोटेंशियल 8। अब a तो इन्फिनिटी पे, पोटेंशियल 8b आ जाएगा, यानी आंसर आपके पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 ओवर r1 - 0। अगर ये इस तरह का प्रॉब्लम होता कि ये b इन्फिनिटी के बजाय a इन्फिनिटी के बजाय कोई फाइनाइट डिस्टेंस होता, तो फिर हम क्या करते हैं, यहां से यहां का डिस्टेंस फॉर एग्जांपल ये r1 है और यहां से यहां का डिस्टेंस a का ये r2 है,
तो फिर अगर आप इसको इंटीग्रेट करते तो आंसर क्या आता? सेम आंसर आता, सिर्फ डिफरेंस क्या है, इन्फिनिटी की बजाय यानी 1/r2 माइनस 1/r1 आ जाएगा। यहाँ से यहाँ डिस्टेंस हमने r1 लिया, ये r2 ले लिया, ये आपकी मर्जी r1 और r2। तो ये देखें, ये पोटेंशियल आ गया आपके पास। पॉइंट चार्ज सोर्स था, उसमें कोई और चार्ज आप उस इलेक्ट्रिक फील्ड में ए से लेकर बी तक लेके गए, तो ये आ गया आपके पास पोटेंशियल। जी कोई सवाल है इसमें? एनी क्वेश्चन? आवाज आ रही है आप लोगों को? सर ये 1 और R2 माइनस 1 और R1 कैसे है सर? जी ये 1 और R2 माइनस 1 और R1 ये किस तरह है, इसकी समझ नहीं लगी। ये नहीं आई ये समझ, ये इधर बता दिया ना, ये देखें, ये समझ आई आपको? यहां से क्या आंसर आएगा, ये देखें। पहले हमने कहा इन्फिनिटी से R1 की तरफ, दूसरा क्या हो सकता है, R1 से R2 की तरफ। कोई भी इंटीग्रेशन ले लें आप, dr और r स्क्वायर, dr और r स्क्वायर से क्या आएगा, यानी ये आ जाएगा ना r माइनस 2 dr, R1 से R2 की तरफ, ये आ जाएगा -2 + 1 -2 + 1, यानी -1 ओवर r आ जाएगा। अब आप इसमें लिमिट्स पुट कर दें, माइनस साइन तो बाहर चला जाइए ना, वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, वो मैंने लिखना नहीं चाह रहा, 1 ओवर r2 माइनस r1 इसी तरह आ जाएगा ना, और शुरू में क्यूब ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। समझ आ गई आपको? यस सर समझ आ गया। ठीक है, तो इसी तरह ये पोटेंशियल है बेसिकली। तो अब आप देखें जो पोटेंशियल है और इलेक्ट्रिक फील्ड है ये रिलेटेड है, मगर थोड़ा सा डिफरेंस इसमें क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो पॉइंट चार्ज की वजह से ये था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, वो ने कहा वो ये है, दोनों की मीनिंग डिफरेंट होती है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसमें ये चार्ज सोर्स चार्ज है। अच्छा, इस चार्ज को आपने कंफ्यूज नहीं करना, ये क्या है, सोर्स चार्ज है, ये वो चार्ज है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है। कोई और चार्ज आप लेंगे, फॉर एग्जांपल Q1 ले लें, Q2 ले लें, कोई भी चार्ज ले लें, उसको मूव करेंगे, ये तो वो चार्ज है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, इसको हम कहते हैं सोर्स चार्ज जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड की है। कोई और चार्ज आप ले लें Q2 जिसको आपने मूव किया यहां से यहां तक, तो वो आपके पास आ गया A से B तक, वो आ जाएगा आपके पास Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 ओवर R1 या 1 ओवर R2 माइनस 1 ओवर R1, जो भी आप लिमिट्स लेंगे इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे R स्क्वायर होता है, यहाँ पे सिंपल R होता है, मगर ये पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स है। और हमने कहा कि अगर एक पॉइंट पे निकालना है तो दूसरा पॉइंट आप क्या ले लें, इन्फिनिटी पे ले लें, तो वर इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, खुद ब खुद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये पोटेंशियल 8.1 आ जाएगा, वो आ जाएगा R1, इसमें दूसरा पॉइंट नहीं होगा। दूसरा पॉइंट आपका क्या आ गया, रेफरेंस पॉइंट आ गया। ठीक है जी, जिया समझ आ गई आपको? जी सर समझ आ गया। सिंपल है ना, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो ये मैं इधर बुक से बता देता हूँ, ये बुक में सारा कुछ है, ये हम बात करें। देखें अब सिस्टम ऑफ चार्ज पे बाद में आता हूँ। ठीक है, हीट ऑफ पॉइंट चार्ज, ये देखें ये हमने निकाल लिया। अब दूसरा पॉइंट क्यों नहीं है, क्योंकि दूसरा पॉइंट उसने इन्फिनिटी पे ले लिया, RA ले लिया उसने। देखा ना, ये सारा कुछ किया हुआ, ये जो भी हमने किया, ये हमने किया ना, यहां से स्टार्ट किया। ठीक है, यहाँ पे आप चले, ये मैं बाद में आता हूँ, ये डिफरेंट प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम और उस प्रॉब्लम में क्या डिफरेंस है, इस प्रॉब्लम और उस प्रॉब्लम में ये डिफरेंस है कि यहाँ पे जो आपका सोर्स चार्ज है वो लाइन चार्ज की वजह से है। ठीक है, अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लाइन चार्ज होता, फॉर एग्जांपल मैं वो बता देता हूँ आपको। चलिए,
अच्छा, अगर अभी तो हमने कहा ना कि पॉइंट चार्ज की वजह से आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो फिर क्या करते आप, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो की वैल्यू है ना, पॉइंट चार्ज के बजाय लाइन चार्ज वाली यूज कर लेते। ये है ड्यू टू अ लाइन चार्ज, ये लाइन चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैं डायरेक्शन बता रहा हूँ। अब अगर कोई और चार्ज ले लें, आप कोई भी चार्ज ले लें, क्यों, उसको मूव करें फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ए से लेकर आपने बी तक इसको क्या किया, मूव किया, तो वही काम होगा ना जो अभी आपने किया, पोटेंशियल फाइंड करना है, माइनस ए से लेकर बी तक ई डॉट, डिफरेंस क्या आएगा, अब बजाय जब आप पहले यूज करे थे क्यू और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, अब यूज करेंगे रो एल 2 एप्सिलॉन नॉट आर, क्योंकि अब आपके पास सोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो गया। यहाँ पे क्या लिखेंगे, रो एल 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ए आर। जी डीएल के लिए क्या करेंगे, लाइन चार्ज की सिमेट्री आपको याद है, क्या सिमेट्री बनती थी, सिलिंड्रिकल सिमेट्री, याद है, एक ऐसी शेप जिसके लिए हर एक पॉइंट पे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होता था, तो ये आपके पास एक सिलिंड्रिकल सिमेट्री बनती थी, ठीक है, ये एक सिलिंड्रिकल सिमेट्री बनती है। तो जब तक आपके पास आर सेम है, बेशक आप चेंज कर दें, जी के अलॉन्ग मूव करें, ये जी एक्सेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगा, या आप सर्कुलर मूव करें अलॉन्ग फाई, तो इसमें इस में ना देखें ना, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में आपके पास 3 एक्सेस होते हैं, आर होता है, इस तरह फाई होता है और जी होता है, तो आर कंपोनेंट तो है, फाई एंड जी कंपोनेंट इसमें नहीं है, इसका मतलब है कि डी एल जब मैं लूंगा, अभी आपको बताया, ठीक है, ये अभी आपको बताया कि डी एल जो है ना अपनी शेप्स क्या करेगा, चेंज करेगा डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम। ये देखें, अब आप सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट का प्रॉब्लम कर रहे हैं तो रो यूज करते हैं, आर यूज नहीं करते, चले मैं कर रहा था, डी रो ए रो डी फाई डी जी ए जी, तो देखें इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डी फाई और डी जी कंपोनेंट है वो तो है ही नहीं, तो इसलिए जो आप डी आर करेंगे ना, उसको डी एल करेंगे, उसको रिप्लेस करेंगे डी रो ए रो से, और फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे, बुक में यही किया हुआ है, ठीक है। ये देखें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बजाय उसने यूज किया रो एल 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि कांस्टेंट आप ये रो एल कांस्टेंट है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि कांस्टेंट है, रो एल कांस्टेंट है, आपके इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, कांस्टेंट है, अंदर क्या रहेगा, ये इधर से बता देते हैं, ये देखें, ये हम बात कर रहे थे, अब डी एल को रिप्लेस करेंगे डी रो ए रो से, यानी ये आया ना मेरे पास रो एल 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर और ए आर, और हमने डी एल को रिप्लेस किया डी रो, ये भी रो लिखना चाहिए क्योंकि मैं सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में, ए रो और ए रो से क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और यहाँ पे आएगा रो एल 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू, सॉरी आर नहीं लिखना चाहिए, रो लिखना चाहिए क्योंकि सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, डी रो, ठीक है, रो एंड आर सिर्फ उसके नोटेशन का डिफरेंस है, ठीक है। अब रो एल 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, अंदर क्या रहेगा, डी रो और रो, डी एक्स और एक्स से क्या आएगा, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, ठीक है, इसी तरह यहां से क्या आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ रो एल और 2 पाई एप्सिलॉन नॉट नेचुरल लॉग ऑफ रो, और फिर आप इसमें क्या कर दें, पुट कर दें लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन, तो वो आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ बी माइनस नेचुरल लॉग ऑफ ए, नेचुरल लॉग ऑफ बी माइनस नेचुरल लॉग ऑफ ए, तो हमेशा नेचुरल लॉग ऑफ बी ऑफ को हम लिख सकते हैं बी ओवर ए, ठीक है, यानी नेचुरल लॉग ऑफ
x माइनस नेचुरल लॉग ऑफ y, इसको मैं लिख सकता हूँ ln ऑफ x ओवर y। माइनस को हम डिवीजन से क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। तो यही काम किया है इसने, ठीक है, यही इसने किया हुआ, ये देख लें आप, ठीक है। नेचुरल लॉग ऑफ b ओवर a, ये समझ आ रही है आपको, ठीक है। रो एल 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब कोई कह सकता है कि ये क्यों कहां से आया, क्यों तो नहीं है ना, बेसिकली ये पोटेंशियल उसने कैलकुलेट नहीं किया, वर्क कैलकुलेट किया हुआ है। तो वर्क में बाहर क्यों होता है, पोटेंशियल में क्यों नहीं होता, ये पोटेंशियल है, ये वर्क है, ठीक है। डिफरेंस क्या होता है पोटेंशियल और उसके फार्मूले में, कि जो वर्क होता है, वर्क और पोटेंशियल में क्या डिफरेंस हमने बताया, कि वर्क होता है माइनस क्यों ई डॉट डीएल, और जो पोटेंशियल होता है वो माइनस ई डॉट डीएल। तो वो वर्क लिख रहा है, इसलिए वो वहां पे क्यों भी नजर आ रहा है आपको, पोटेंशियल इंडिपेंडेंट, ठीक है। ये क्यों इसलिए नजर आ रहा है, जब पोटेंशियल करेगा तो ये देखना क्यों से डिवाइड किया, तो वही फार्मूला अब ये हमने डिराइव किया, वही आ गया हमारे पास। तो सोर्स पे डिपेंड कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का, जब सोर्स आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाएगा तो आपका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। पहले हमने जो एक्सप्रेशन निकाला वो डिफरेंट है, ये वाला एक्सप्रेशन क्या है, डिफरेंट है। पॉइंट चार्ज के लिए भी हमने कर लिया, लाइन चार्ज के लिए इस तरह आप सरफेस चार्ज के लिए कर सकते हैं। जी सरफेस चार्ज का है किसी को आइडिया, क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सरफेस इनफाइनाइट, जो हमने शीट पढ़ा था, एक इनफाइनाइट शीट हमने पढ़ी थी ना, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको याद हो वो होती है रो एस ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। देखें ना, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी आर, ये तो किसी भी, ये तो सारा कांस्टेंट रहेगा क्योंकि इनफाइनाइट शीट है। तो क्या हम इसके लिए निकाल सकते हैं पोटेंशियल, इसमें पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट इसलिए नहीं आएगा कि क्योंकि हर पॉइंट पे अगर आप बेशक इनफाइनाइट पे चले जाए, यहाँ पे हो, हर एक पॉइंट पे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, सेम है। तो अगर आप मूव भी कर लें, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं होगा तो आपके पास पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा ना, अगर हर एक पॉइंट के पास आपके पास। तो वो प्रॉब्लम हम नहीं करते, यानी यहाँ पे किस तरह करते आप, ई डॉट डी एल। अब क्योंकि ई आपके पास कांस्टेंट है तो वो चला जाता बाहर, और यहाँ पे क्या आता है, डी एल। तो आप बेशक ले लें, कोई भी पॉइंट ले लें, ए और बी, ठीक है। तो अगर आपके पास ये कांस्टेंट है, आंसर आएगा कुछ कि नहीं आएगा, बता सकते हैं। ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, मगर यहां से कोई ना कोई आंसर आ जाएगा। चलें इसको मैं फिलहाल स्किप कर देता हूं, ठीक है। हम इधर आते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट चार्ज के लिए, दिस इज पॉइंट चार्ज, दिस इज फॉर अ पॉइंट चार्ज, ये पहले हमने किया, और ये लाइन चार्ज के लिए, ठीक है। सोर्स चेंज होने से हमारे पास जो पोटेंशियल के डिफरेंट, ये देखें ना, पॉइंट चार्ज का सोर्स है, इसके लिए ये एक्सप्रेशन आया, लाइन चार्ज के लिए ये एक्सप्रेशन आया। तो अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाए तो पोटेंशियल खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। ये लिखा है वी ए बी को हम लिख सकते हैं वी ए माइनस वी बी, ठीक है। वी ए माइनस वी बी किस तरह लिख सकते हैं, अभी हमने वी ए निकाला फिर वी बी निकाले, दोनों को माइनस कर दें, आपके पास वही रिजल्ट आएगा जो, ठीक है। अगर इस पहले को मैं वी ए लिख लूं, क्यों और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 ओवर आर ए, इसको मैं वी ए नाम दे दूं और फिर आगे लेके जाऊं इसको मल्टीप्लाई के, क्यों और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर बी, एक को वी ए नाम दे दूंगा, एक को वी बी, और इस वी ए बी को मैं लिख लूंगा वी ए माइनस वी बी, ठीक है। तो ये इसको हम कहते हैं पोटेंशियल। तो दो सोर्सेस के लिए हमने पोटेंशियल निकाल लिया, पॉइंट चार्ज के लिए और लाइन चार्ज के लिए, ठीक है। ये देखें ना, पॉइंट चार्ज जो पोटेंशियल फील्ड अब पॉइंट चार्ज की वजह से जो आपके पास पोटेंशियल फील्ड होगा वो ये होगा, ये देखें, इसमें 1 ओवर आर भी उसने क्या किया हुआ है, जीरो किया हुआ, क्योंकि दूसरा पॉइंट आप इनिशियल पॉइंट किस पे ले लेते हैं, इन्फिनिटी, तो 1 ओवर इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इसलिए 1 ओवर आर ए लिखा हुआ है। अभी आपको बताया कि जब आप एक पॉइंट पे पोटेंशियल की बात कर रहे होते हैं तो दूसरा पॉइंट आप रेफरेंस पॉइंट ले रहे होते हैं, जो क्या होता है, ग्राउंड,
एक ऐसा पॉइंट लेते हैं जहां पे आपके पास पोटेंशियल क्या होता है, 0 होता है। तो ये VA लिख लिया इसने, ठीक है। तो ये पोटेंशियल आ गया, ठीक है। अच्छा ये C भी है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो अभी जो हमने इंटीग्रेशन सॉल्व की ना, जब भी हमने इंटीग्रेशन क्या की, सॉल्व की, इसमें एक चीज हमने नहीं लिखी, जितनी भी इंटीग्रेशन है हमेशा जब इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं तो आखिर में आंसर आता है, उसके साथ हम C लिखते हैं। ये C अभी हमने स्किप किया क्योंकि इनिशियल कंडीशन पे डिपेंड करता है, कहीं भी हमने C नहीं लिखा, तो वो इसीलिए C नहीं लिखा कि फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी। वरना अगर आपको इनिशियल कंडीशन गिवन हो तो फिर आप इस C की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। इस C की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो अगर आपको इनिशियल कंडीशन, हम इस तरह के प्रॉब्लम अभी नहीं कर रहे, जब हम करेंगे तो फिर हम उसमें C भी लिख लेंगे, ठीक है। जी कोई क्वेश्चन है इसमें? सर जी एक क्वेश्चन है। कोई क्वेश्चन नहीं है सर क्वेश्चन है एक। जी आप बताओ। सर जब हम वर्क और पोटेंशियल के लिए प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो उनके साथ माइनस का साइन आ रहा है सर, इसकी समझ नहीं आ रही। आपने लगता है बाद में ज्वाइन किया, शुरू में नहीं, तो इसकी वजह मैंने कल पिछली Yes, क्लास में बताई थी। अभी दोबारा बता देता हूँ। देखें अभी शुरू में पिछले सेशन में मैंने बात की थी, ज़का ने क्वेश्चन पूछा था, उसको बताया कि माइनस साइन तब आता है। फॉर एग्जाम्पल चलिए मैं दोबारा बता देता हूँ आपको। न्यू शेयर में ब्लैक बोर्ड में आ जाता हूं। देखें ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, लाइन चार्ज की वजह से, पॉइंट चार्ज, किसी भी सोर्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये पॉइंट चार्ज कैलकुलेट बैठा हुआ है और इसकी पोजीशन क्या है A। अब वर्क क्या होगा, ये पॉइंट चार्ज की पोजीशन क्या हो जाए, चेंज हो जाए, क्योंकि इस पॉइंट चार्ज पे अभी एक फोर्स लग रहा है ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड, किसके बराबर है, Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, इतना फोर्स लग रहा है। अब अगर ये अपनी पोजीशन चेंज करेगा या किसी एक्सटर्नल सोर्स की वजह से पोजीशन चेंज हो जाए, एक तो ये है ना कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे फोर्स लगा रहा है, ये डायरेक्शन बता रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की कि इस पे फोर्स लग रहा है। अगर ये मूव हुआ, ये पॉइंट चार्ज मूव हो गया ड्यू टू दिस फोर्स, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है, तो इसको हम कहेंगे पॉजिटिव वर्क, यानी फिर हम लिखते हैं क्यों E डॉट dl, यहां पॉजिटिव साइन आता है। और अगर एक्सटर्नल सोर्स, हम एक और सोर्स ले आए जो इस पे फोर्स लगा दे और इसको मूव करे अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेगा, तो ये वर्क हुआ ड्यू टू एक्सटर्नल सोर्स। तो फिर एक्सटर्नल सोर्स के लिए हम यहाँ पे लगाएंगे नेगेटिव साइन। तो कट द स्टोरी शॉर्ट अगर मैं बताऊं, जब नेगेटिव साइन होगा तो इसका मतलब होगा वर्क ड्यू टू एक्सटर्नल सोर्स। नेगेटिव साइन लगाया हुआ तो इसका क्या मतलब है कि एक्सटर्नल सोर्स की वजह से वर्क है, या पोटेंशियल ड्यू टू एक्सटर्नल सोर्स। पॉजिटिव साइन का मतलब है कि वर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ आ गई? जी सर समझ आ गया। कोई और सवाल? जी एनी क्वेश्चन? अटेंडेंस सबकी लग गई है ना? जी सर लग गई है। हाँ जिसने नहीं लगाई उसका गया फिर, क्योंकि 12 बजे तक मैंने टाइम दिया हो तो उसमें आपने लगानी थी, ठीक है। अच्छा अब हम आते हैं ये एक सेशन हमारा रह गया, तो उसमें फिर हम डिस्कस करेंगे। 1 मिनट है, हम ब्रेक के बाद फिर स्टार्ट करते हैं 2 मिनट बाद। 1 मिनट हमारा रह गया। द पोटेंशियल फील्ड ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से पोटेंशियल फील्ड किस तरह निकालेंगे। एक चार्ज आपने मूव किया, फिर दूसरा मूव किया, फिर तीसरा मूव किया, तरीका क्या है, वही सिंपल रेसिपी है। एक की वजह से पोटेंशियल निकालें, फिर दूसरी की वजह से निकालें, फिर तीसरी की वजह से, सबको क्या करना, ऐड कर दे। तो इन टाइम्स आपको ऐड करना पड़ेगा और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये फिर हम बाद में स्टार्ट करते हैं ब्रेक के बाद, ठीक है। सर जी अरे मेरी अटेंडेंस नहीं लगी। तो आपने लगानी थी ना, नो सर। आपने नहीं लगाई तो ये आपका कसूर है, मेरा तो नहीं है। सर कुछ कर दें अब। टाइम खत्म हो गया ना।
सर मेरी भी नहीं लगी सर।